नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियाँ। जो आज की हमारी कहानी है वह है एक भूतिया हॉस्टल की, जिसमें कुछ दोस्तों के साथ क्या होता है इसको जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले इस छोटे से चैनल का छोटा सा रिक्वेस्ट, 50 लाइक और 20 कमेंट्स का टारगेट। साथ ही में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छी है, आपको सुन के मज़ा ही आ जाने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती है। रामगढ़ की कहानी है ये। एक ऐसा शहर जो अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। यहाँ का बड़ा कॉलेज नई पीढ़ी के छात्रों के लिए सपनों का केंद्र था। हर साल हजारों छात्र यहाँ आते और नए जीवन की शुरुआत करते। इन्हीं छात्रों में 5 दोस्त रोहित, आदित्य, सुमित, पायल और नेहा भी थे। शहर में पहुँचने के बाद ये 5 दोस्त एक सस्ता हॉस्टल ढूंढने लगते हैं। कई जगहों पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन या तो किराया ज़्यादा था या फिर जगह नहीं थी। आखिरकार किसी ने उन्हें शहर के एक कोने में पुराने हॉस्टल का नाम बताया, और उस हॉस्टल का नाम था अंजना हॉस्टल। यह हॉस्टल एक व्यक्ति ने उन लोगों को वहां ले जाकर दिखाया। जब वह व्यक्ति उन दोस्तों को यह हॉस्टल दिखा रहा था तो वह बोल रहा था, यह जगह बहुत सस्ती है, लेकिन, और ऐसा कहते ही उसने एक चुप्पी साध ली। आदित्य ने पूछा, लेकिन क्या? उसने कोई जवाब नहीं दिया और बोला, कुछ नहीं, अगर तुम्हें रहना है तो जाओ, पर ज़्यादा सवाल मत करना। अंजना हॉस्टल दूर से ही डरावना लग रहा था। 4 मंजिला पुरानी इमारत, जिसकी दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियों के शीशे या तो गायब थे या टूटे हुए। छत पर काले कौवे मंडरा रहे थे और हवाएं सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थीं। सुमित ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, यार ये जगह तो फिल्म के भूतिया हॉस्टल जैसी लग रही है। रोहित ने हिम्मत दिखाई और कहा, डरपोक, चल अंदर चलते हैं। हॉस्टल के गेट पर रघु काका नाम का एक व्यक्ति खड़ा था। वह एक बूढ़ा चौकीदार था, जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अजीब सा डर था। रघु काका ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम लोग यहाँ रहने आए हो? तो रोहित ने जवाब दिया, हाँ काका, हमें 5 कमरे चाहिए। रघु काका ने उन्हें घूरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रात होते ही अपने कमरे में बंद रहना और किसी हाल में कमरा नंबर 13 के पास मत जाना। आदित्य ने मजाकिया लहजे में पूछा, कमरा नंबर 13, वहाँ क्या है? रघु काका ने कुछ नहीं कहा। उसने उन्हें चाबियां दी और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। हॉस्टल के अंदर का दृश्य बाहर से भी ज़्यादा डरावना था। सीढ़ियाँ पुरानी थी और चलते चलते चरमरा रही थी। दीवारों पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखून से घिसे हो। पायल ने पूछा, ये निशान कैसे बने होंगे? रोहित ने कहा, शायद किसी की शरारत होगी, या यहाँ कई सालों से कोई आया नहीं होगा। वे अपने अपने कमरे में चले गए। हर कमरे की खिड़की पर भारी जंग लगी हुई थी। कमरों में धूल भरी चादरें पड़ी थी। यहाँ सफाई का तो सख्त जरूरत है, ऐसा नेहा कहती है। दिन भर की थकान के बाद सभी जल्दी सो गए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए,
हॉस्टल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। जैसे सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर एक धीमी दस्तक होती है और इस तरह से सुमित की नींद खुल गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजे के नीचे से एक परछाई गुजर रही थी। सुमित ने कांपते हाथों से रोहित को जगाने की कोशिश करने लगा। और रोहित, उठो यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। रोहित ने करवट बदलते हुए कहा। क्या हुआ सुमित, सोने देना। लेकिन तभी एक दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई। अब रोहित भी झटके से उठ बैठा। दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कमरे में सन्नाटा था। हल्की रोशनी में दीवार पर खिड़की से छनकर आती परछाइयां लहराने लगी। रोहित ने कांपती आवाज में कहा, कौन है बाहर वहां पे? लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। सुमित ने डरते हुए दरवाजे की ओर देखा। दस्तक बंद हो चुकी थी। लेकिन तभी कमरे में रखे पुराने शीशे के पास से एक धीमी सी हंसी गूंज जाती है। यह होते ही दोनों धीरे धीरे शीशे की ओर देखते हैं। रोशनी की वजह से शीशे में हल्की परछाई दिख रही थी, लेकिन यह किसी इंसान की परछाई नहीं थी। वह थी बिखरे बाल, चेहरा विकृत और आंखें जलती हुई। अब सुमित की आवाज घुटने लगी थी और वह कहता है, यह क्या है? शीशे पर एक खरोच के निशान बनने लगे। 3 लंबे नाखूनों से खींची गई लकीरें दिख रही थीं उन दोनों को साफ साफ। रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी चप्पल उठाई और शीशे पर फेंकी। शीशा जोर से झंझनाता हुआ उठा और आवाज थम गई, लेकिन उसके पीछे हल्का सा खून जैसा निशान रह गया। अब सुमित कहता है, हमें पागल नहीं होना है, या कुछ भी हो, हमें सुबह तक कमरे में बंद रहना होगा। वहीं दूसरी ओर नेहा और पायल अपने कमरे में सो रही थी। अचानक पायल को लगा कि कमरे में कोई खड़ा है। उसने आंख खोल कर देखा। कमरे की खिड़की के पास एक साया था, जो दिखने में लंबी आकृति और उसके बाल हवा में लहराते हुए दिख रहे थे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें अजीब सी थी, जैसे किसी कठपुतली को कोई खींच रहा हो। अब नेहा जल्दी से पायल को उठाने लगती है। नेहा ने आंखें खोली और साया देखकर उसकी चीख निकल गई और एक डरते हुए आवाज में कहती है, कौन हो तुम? लेकिन साया कुछ नहीं बोला। और अचानक से उस साये ने अपना सिर मोड़कर कमरे के कोने की ओर इशारा किया। कोने में अंधेरा था, लेकिन अब वहां से भी एक भयानक हंसी सुनाई देने लगी और वह कह रही थी, कुछ नहीं सकते। और तभी खिड़की का शीशा टूटते हुए जोर से चटका। तेज हवा का झोंका कमरे में आया और दोनों लड़कियां डर के मारे बिस्तर के कोने में सिकुड़ गई। अब रात और गहराती जा रही थी। गलियारों में सन्नाटा था, लेकिन हल्के हल्के पैरों की आहट हर कोने से आ रही थी। इसी बीच हॉस्टल के कमरा नंबर 13 का दरवाज़ा एक अजीब सी आवाज़ करते हुए धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। दरवाजे के नीचे से एक अंधेरी परछाई बाहर रेंगते हुए दिखाई दी और जब दरवाज़ा पूरी तरह से खुला तो उसके अंदर से एक काली विकृति आकृति बाहर निकलती है। उसकी चाल धीरे धीरे थी, जैसे वह कुछ ढूंढ रही हो। तभी उसकी एक भयानक आवाज़ पूरे हॉस्टल में गूंजने लगती है
और वह कहती है, तुम बचकर कहाँ जाओगे, यही रहना होगा। रात के आखिरी पहर में रघु काका, जो नीचे गार्ड रूम में बैठे थे, अचानक बुरी तरह कांपने लगे। उन्हें फिर वही आवाजें सुनाई देने लगी और वह आवाज कह रही थी, तुम फिर से नए मेहमान ले आए रघु। रघु काका ने कांपते हाथों से भगवान की मूर्ति पकड़ी और बड़बड़ाने लगे। तभी अचानक गार्ड रूम की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में रघु काका की घुटी हुई चीखें गूंज उठी। इधर रोहित, सुमित, पायल, नेहा और आदित्य पूरी रात जागते रहे। हर थोड़ी देर में कहीं ना कहीं हलचल होती रही। कहीं खिड़कियां हिलती तो दरवाजे पर दस्तक होती, और तो और कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से एक अजीब सी भयानक हंसी उनको सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद सुबह की पहली किरणों के साथ सब कुछ शांत हो गया। आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या ये एक सपना था? और उधर रोहित ने एक दृढ़ आवाज में कहा, नहीं यार, ये जगह सच में भूतिया है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह आत्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया है। हॉस्टल में सुबह तो हो चुकी थी, लेकिन उनके भीतर का माहौल मानो रात से भी अधिक भयावह हो चुका था। सूरज की पहली किरणें धीरे धीरे कक्षों में प्रवेश कर रही थीं, लेकिन डर की छाया अब भी हर दीवार, हर खिड़की, हर कोने में छिपी हुई थी। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, दोस्तों का डर और गहरा होता जा रहा था। कमरा नंबर 13 के पास से एक अजीब सी गंध आ रही थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि वे जिनसे मिल रहे हैं वे कुछ सच्चे खतरे का सामना कर रहे हैं। सुमित और आदित्य ने तय किया कि आज वे हॉस्टल के बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। देर शाम वे दोबारा बाहर निकलने की योजना बना रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में एक और अजीब सी घटना घटी। आदित्य और सुमित कमरे में बैठे थे जब अचानक दरवाजे की घंटी बजने लगी। यह बहुत जोर से थी, जैसे कोई दरवाजे को धक्का देकर बजा रहा हो। सुमित ने कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने वो आवाज सुनी? आदित्य भी कांपते हुए खड़ा हुआ, हाँ, पर कोई बाहर नहीं है। तभी अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। जैसे ही आदित्य और सुमित ने अपनी आंखें घुमाई, उन्होंने देखा कि कमरे के कोने से एक धुआं सा उठ रहा था। आदित्य ने घबराते हुए स्वर में कहा, यह क्या है? सुमित ने अंधेरे में अपनी आंखें घुमाई और तभी उसने देखा कि कोने से किसी मानव जैसी आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही थी। यह आकृति बिल्कुल इंसान के जैसे दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। आंखें उसकी एकदम काली सी थी, मानो उसमें कोई रोशनी ही ना हो। आदित्य ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? आकृति ने धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ते हुए देखकर बहुत भयभीत हो चुका था। तभी उस साये के पीछे से एक आवाज आती है, तुम मेरे खेल में हिस्सा बन चुके हो, अब तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। तभी सुमित और आदित्य दोनों की चीखें गूंजी। अचानक एक भयंकर तूफान सा आया और कमरे के अंदर हवा की जोरदार लहरें शुरू हो गईं। दीवारों से चौंकाने वाली आवाजें आने लगीं। हर किसी तरह के भूतिया हमले का संकेत हो रहा था। आदित्य और सुमित को लगा जैसे उनकी हड्डियों का एक एक करके चूरमा बन जाएगा। एक अजीब सी सर्दी उनके शरीर में समा गई। दोनों तेजी से कमरे से बाहर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि
पूरे हॉस्टल में एक काले धुएं का एक धुंध सा छा गया है। इस बीच पायल और नेहा भी अपने कमरे में अकेले नहीं थी। वे खिड़की से बाहर देख रही थी जब अचानक पायल ने कहा, नेहा देखो वहाँ कोई खड़ा है। नेहा ने खिड़की से बाहर झांका। एक लंबी कद वाली आकृति दूर खड़ी थी, जैसे वह उनका पीछा कर रही हो। पायल ने डरते हुए कहा, यह सब क्या है? यह हमारी आंखों का धोखा तो नहीं? नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हमें इसको देखना होगा, चलो बाहर चलते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों ने दरवाज़ा खोला, अंदर से एक जबरदस्त आवाज़ आई, मानो किसी ने उनके पास से बुरी तरह से चीखते हुए गुजरने का प्रयास किया हो। दोनों घबराए हुए वापस कमरे में लौट आए, लेकिन तब तक दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। तभी पायल ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या तुमने सुना? यह कोई इंसान नहीं हो सकता है। अब नेहा का चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। यह सब देख सुनकर अब दोस्तों का हौसला टूट रहा था। वे अब पूरी तरह से डरे हुए थे और कमरा नंबर 13 के रहस्य को समझने के लिए भी तैयार थे। रात के अंधेरे में जब चारों ने एकजुट होकर उस कमरे की ओर बढ़ने का फैसला किया, तो जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। कमरा अंदर से बिल्कुल सर्द और सूना था। अंधेरे में कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। खिड़कियों में जाले लगे थे और हर तरफ अजीब सी खरोच थी, जैसे किसी ने लंबे नाखूनों से दीवार को घेरोच रखा हो। सुमित ने कहा, यह जगह सजा सजा कर रखी हुई है, मानो किसी ने जानबूझकर इसे बर्बाद किया हो। नेहा ने धीरे से कमरे के अंदर कदम रखा और महसूस किया कि कमरे की हवा ठंडी हो गई थी। उसने आगे बढ़ते हुए देखा कि कमरे के एक कोने में लाल रंग से जलती हुई आंखें उन लोगों को झांक रही थी। जैसे ही उसने उस दिशा में कदम बढ़ाया, अचानक एक जबरदस्त शोर उठा और पायल चिल्लाते हुए कही, हम यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे पलटने वाले थे, कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर से गहरी और भयानक हंसी गूंजने लगी। और फिर एक बार वही भयानक शब्द गूंजने लगे, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे यहाँ के एक मेहमान हो और मैं अब तुम सबकी खातिरदारी करूँगी। और ऐसा कहते हुए वह एक भयानक हंसी हंसने लगती है। अब उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दीवारें उन पर चुपके से बंद हो रही थीं और दरवाजे की आवाज़ें बहुत धीमी और डरावनी थीं। दोस्तों ने कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आया। तभी उन दोस्तों के सामने एक दृश्य दिखाई देने लगता है, जिसमें एक महिला के जलकर मौत होने का दृश्य उन सबके सामने घूमने लगता है। अब वो दोस्त समझ चुके थे कि हो ना हो यह वही औरत है जिसकी आत्मा अभी भी इस हॉस्टल में भटक रही है और वह अब सबसे बदला ले रही है। हो सकता है यह अब एक बुरी आत्मा में बदल चुकी हो। तभी वह आत्मा एक भयानक रूप में बदलने लगती है और उसका नाम रानी होता है। अब हर कदम पर हर हरकत उन लोगों को और भी डर पैदा कर रही थी। उन दोनों सब दोस्तों के सामने वह आत्मा एक भयानक रूप में दिखती है। उनके शरीर का मांस हड्डियों से लटक रहा था। उसकी आंखों में चमकते हुए लाल रत्न की तरह जल रहे होते। उसकी हड्डियां चटक चटक कर चलती थी और उसके नाखूनों से खून की धाराएं बह रही थीं। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सी बदबू उत्पन्न हो चुकी थी, मानो उस कमरे में सड़े हुए लाश की बदबू आ रही हो। तभी अचानक कमरे में हवा की गति बढ़ने लगी, पूरी दीवारें हिलने लगी
और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। रानी यानी उस आत्मा की भयंकर हंसी एक बार फिर उनके कानों में गूंजने लगी और वह कहती है, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहीं नहीं जा सकते। अब सभी दोस्त जो डर से कांप रहे थे, उसमें से एक के दिमाग में एक विचार सूझा और उसने सभी दोस्तों से कहा कि हमें इस घर के कमरे के हर कोने से उन पवित्र मूर्तियों किताबों को लाकर इकट्ठा करना होगा और उस चीज़ में जो भी लिखा होगा उसे पढ़ना होगा। शायद उससे यह आत्मा हम लोगों का पीछा छोड़ दे। और उन सब दोस्तों ने अब धीरे धीरे करके सभी कमरों से जितनी भी पवित्र सामानें होती हैं, चाहे वह मूर्तियां हो या किताबें हों, जो भी जिसके हाथ में लगा वह लेकर एक साथ एकजुट हो गए एक हॉल में। और अब सब दोस्त एक साथ बैठकर मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। लेकिन यह सब उस आत्मा को रोकने के लिए शायद काफ़ी नहीं था। शुरुआत में वह आत्मा इन सब चीज़ों को देखकर और भी क्रोधित हो जाती है और उन लोगों पर बहुत तेज़ी से हमला करती है। वह अपनी शक्तियों के द्वारा किसी भी सामान को उठाकर उन दोस्तों के ऊपर फेंक रही होती है, जिससे कई दोस्तों के सिर फूट जाते हैं तो कई के हाथ कट जाते हैं। लेकिन उन दोस्तों ने साहस करके अपने मंत्रों को पढ़ना नहीं रोका और इस तरह से उस आत्मा को उन लोगों ने हरा दिया। और कुछ ही देर में वह आत्मा एक चीख मारती हुई वहां से गायब हो जाती है। और ऐसा होते ही वे सभी दोस्त भी वहां बेहोश हो जाते हैं। और जब सुबह की पहली किरण होती है तो उन लोगों की नींदें खुलती हैं। लेकिन अभी भी उन सबको उस रात की भयानक दृश्य साफ साफ याद थी। तुरंत वे सब दोस्त अपने सामान को पैक कर उस घर से बाहर निकलते हैं और बाहर कुछ दूरी पर चलने के बाद वे देखते हैं पीछे मुड़कर तो वहाँ कोई भी हॉस्टल नहीं होता है, मानो वह कोई भ्रम हो। अब यह देखकर तो उन दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वे दोस्त उस ब्रोकर के पास जाते हैं जिस ब्रोकर ने उसे उन हॉस्टल में पहुंचाया था। जब वो वहां जाकर उस ब्रोकर के दुकान के पास पहुंचते हैं तो वह चकित भी कर देने वाला एक दृश्य उनके सामने होता है। वहां भी कोई दुकान नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ होती हैं। यह सब देखकर उन दोस्तों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वे सब समझ जाते हैं कि हो ना हो किसी बुरी शक्ति ने उन सबको अपना शिकार बनाने का प्रयास किया हो। लेकिन भगवान का शुक्र था कि किसी भी दोस्त को कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और इस तरह से उन दोस्तों की जान बच गई। लेकिन जीवन भर के लिए उनके जहन में ये भयानक हादसा एकदम बच चुका था। तो दोस्तों ये कहानी थी वैसे दोस्तों की जो एक हॉस्टल की खोज में थे और किस तरह से एक बुरी शक्ति के शिकार में पड़ गए। उम्मीद करते हैं ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे छोटे से चैनल के लिए छोटा सा टारगेट पूरा करने में मेरी मदद करिएगा। 50 लाइक और 20 कमेंट का, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके साथ शेयर करने के लिए प्रेरित होऊंगा। फिलहाल पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।